हमारी प्यारी धरती 4.5 बिलियन ईयर्स के पहले फॉर्म हो चुकी थी। अकॉर्डिंग टू डेटा, मॉडर्न ह्यूमंस 3,15,000 ईयर्स के पहले एग्जिस्ट होना शुरू हो चुके थे। अगर हम अर्थ की एज हमारी मॉडर्न ह्यूमन हिस्ट्री से कंपेयर करें तो ह्यूमन को सिर्फ 37 मिनट्स हो चुके हैं अर्थ पे आके। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड्स, इस 37 मिनट्स में हमने अर्थ के 1/3 रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। अर्थ की 4.5 बिलियंस की हिस्ट्री को कंसीडर करें तो हमें सिर्फ 0.2 सेकेंड्स लगे हैं इन 1/3 रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। 2050 तक वर्ल्ड का पॉपुलेशन 9 बिलियन को क्रॉस करेगा और हमें आज से कई गुना ज़्यादा रिसोर्सेज लगेंगे ह्यूमन सिविलाइजेशन को चलाने के लिए। ऐसी बात नहीं है कि हम इस प्रॉब्लम को नोटिस नहीं कर रहे हैं। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे देखें तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, ट्रीटीज़, एग्रीमेंट्स है जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए खास करके बनाए गए हैं। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी आज क्रूड ऑयल की डिमांड अपने पीक पर है। इतना सब कुछ होने के बाद भी आज कार्बन इमिशंस अपने पीक पर है। इतना होने के बाद भी आज मेटल्स की डिमांड अपने पीक पर है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हमने लास्ट 30 ईयर्स में अर्थ को डिस्ट्रॉय किया है, किस तरह वर्ल्ड पॉलिटिक्स ने और डेवलप कंट्रीज़ के क्लाइमेट चेंज और रिसोर्सेज बचाने के एजेंडा पर डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज़ को प्रेशराइज किया जाता है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर सुन पड़ने वाले हो। The United States will withdraw from the Paris Climate Accord. And let me tell you something about poverty. You're invisible. Nobody sees the poor. You have access to nothing. But I've learned that you are never too small to make a difference. I care about climate justice and a living planet. Our biosphere is being sacrificed so that rich people in countries like mine can live in luxury. और ये खतरा भारत से महज 15,000 किलोमीटर की दूरी पर है। हम बात कर रहे हैं अमेज़न के जंगल। एनवायरमेंटल फुटप्रिंट या इको फुटप्रिंट ये वो कैलकुलेटर है जिसकी थ्रू हमें पता चलता है कि हर एक देश को खुद के लिए एक साल में कितने रिसोर्सेस और सर्विसेज लगते हैं और हमारे डिमांड्स पूरी करने के लिए अर्थ के पास कितने रिसोर्सेस है। इसे हम बायो कैपेसिटी कहते हैं। ये कैलकुलेटर इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे हमें पता चलता है कि कौन सा देश अपने कैपेसिटी से ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करता है। जिस कंट्रीज़ के रिसोर्सेज उनके डिमांड से ज़्यादा होते हैं उनको क्रेडिटर्स कहते हैं। शॉक करने वाली बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर्ल्ड के 25% रिसोर्सेज यूज़ करता है, एक केनिया कंट्री से 300 टाइम्स ज़्यादा रिसोर्सेज। इतना ही नहीं, यूएसए में वर्ल्ड का 5% पॉपुलेशन है और यहाँ 80% वेस्ट जनरेट होती है। अगर पूरी दुनिया एक अमेरिकन की तरह रहने लगे तो हमें 4.4 अर्थ की ज़रूरत लगेगी। करंट रिसोर्सेज के हिसाब से हमें 1.5 अर्थ की ज़रूरत है हमारे डिमांड्स को पूरा करने के लिए, और ये डिमांड्स किस स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं आप इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस काउंटर से हमें पता चलता है कि हमें कितनी अर्थ की ज़रूरत है। इस काउंटर से हमें ये पता चलता है कि सिर्फ नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए हमारे पास सी फूड अवेलेबल है। हमारे पास सिर्फ इतना ऑयल है कि हम उससे नेक्स्ट 50 ईयर्स तक यूज़ कर सकते हैं और इतना ही कोल है जिसे हम नेक्स्ट 100 ईयर्स तक यूज़ कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि हमारे पास 50 ईयर्स है या 100 ईयर्स है, इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आप www.इंटरनेशनल बिजनेस गाइड ऑर्गेनाइजेशन की साइट पर जाओगे तो आपको मोटा मोटा आइडिया लगेगा कि किस तरह हमारी डिमांड्स हमारी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रही है। और एक इंटरेस्टिंग इंडिकेटर है इकोलॉजिकल ओवरशूट डे। ये वो दिन होता है जब हम एक साल के एलोकेटेड रिसोर्सेज एक साल होने से पहले ही यूज़ कर लेते हैं। 1970 से हम अगर देखें तो हमारी डिमांड्स बहुत बढ़ चुकी है। इसका रीज़न भी बहुत है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुके हैं, पॉपुलेशन बढ़ चुका है। इसकी वजह से यहाँ से हमने इकोलॉजिकल ओवरशूट डे ऑब्जर्व करना शुरू किया, यानी कि हर एक साल को जो एलोकेटेड रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे डिमांड से बहुत कम है। अब तक जो मैंने बताया ये वो पार्ट है जिसे हमने सबने मिलके किया है। अब बात आती है कि जब एड्रेस करने की बारी आई तो किस तरह वर्ल्ड 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। एक पार्ट वो है जहाँ पे डेवलप नेशंस है और एक पार्ट वो है जहाँ पे डेवलपिंग और अंडर डेवलप नेशंस है। और यहीं से शुरू होती है रिचेस्ट नेशंस की हिपोक्रेसी। ये सच है कि रिन्यूएबल सोर्सेस की इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल से सस्ती है और इसलिए डेवलप कंट्रीज इंसिस्ट कर रही है कि फॉसिल फ्यूल्स को बंद करके ग्रीन एनर्जी की तरफ डेवलपिंग कंट्रीज को जाना चाहिए।
बात तो सही है, पर यहाँ पे एक आर्गुमेंट मिसिंग है। वो ये है कि अगर एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग प्लांट रिन्यूएबल एनर्जी का लगाया जाए जैसे कि विंड मिल्स, सोलर एनर्जी, और एक फॉसिल फ्यूल्स का लगाया जाए जैसे कि कोल प्लांट, तो रिजल्ट ऐसा होगा कि रिन्यूएबल प्लांट से बनाई गई इलेक्ट्रिसिटी 4 टाइम्स कम होगी फॉसिल फ्यूल्स के कंपैरिजन में। इसका मतलब हमें 4 टाइम्स एक्स्ट्रा मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। एक अमीर देश को रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करना उतना डिफिकल्ट नहीं है, बट अगर हम देखें एशियन और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स के मेजॉरिटी कंट्रीज आज डेवलपिंग स्टेज पर है। एक डेवलपिंग कंट्री को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, रेलवे, स्कूल और हेल्थ केयर को बनाने में इतने पैसे लगते हैं कि रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए उनके पास फाइनेंसिंग नहीं होती। और यहीं पे एक टर्म आती है ग्रीन कॉलोनियलिज्म। किस तरह वेस्टर्न नेशंस ने अपने कॉलोनिज्म का फॉर्म चेंज करके ग्रीन कॉलोनिज्म की तरफ जा रहे हैं। डेवलप कंट्रीज लिटरली इंसिस्ट कर रही है कि डेवलपिंग कंट्रीज शुड प्लेज नेट जीरो इमिशंस विदाउट एलोकेटिंग एनी फाइनेंशियल हेल्प। कहीं ना कहीं ये हिपोक्रेटिकल लग रहा है। कल डेवलप कंट्रीज ये भी कह सकती है कि सिंस आपने नेट जीरो प्लेज किया था, आपको इसे पूरा करना ही होगा। हम आपको इसके लिए लोन दे सकते हैं आपके गोल्स पूरे करने के लिए। प्रॉमिस पूरा कीजिए या तो सैंक्शंस फेस कीजिए। तो ये हुई हिपोक्रेसी की बात, किस तरह वर्ल्ड 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। सेविंग नेचर का एजेंडा, उस पर पॉलिटिक्स, उस पर वर्ल्ड का डिवीजन, इस सब इवेंट से भी अगर हम कुछ कर पाते हैं तो अल्टीमेटली क्वेश्चन ये है कि हम रिसोर्सेज अपने फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं या नहीं। इसका आंसर बहुत ही ट्रिकी है। लास्ट टाइम अगर पूरी दुनिया किस बात पर एग्री हुई थी तो वो था ओजोन लेयर डिप्लीशन पर एक्शन लेने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर एग्री होना। ये वो प्रोटोकॉल है जिसके लिए 197 कंट्रीज ने एग्री किया था और आज ओजोन का इशू सॉल्व हुआ। इससे ये पता चलता है कि अगर हम एक साथ आए तो कुछ भी अचीव हो सकता है। पर अगर हम देखें ओजोन लेयर को बचाने के लिए हमें सिर्फ एक गैस को बैन करना था और वो था क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगर हम इसे आज की सिचुएशन से कंपेयर करें तो ये कोई हार्ड टास्क नहीं था, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ एक गैस ही बैन करना था। पर अब हमें हमारे रिसोर्सेज बचाने के लिए उस पर एक साथ आके एग्री होना है। क्या ये हो पाएगा?